वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो भी आपका पीला में किया गया है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 छात्रों के एक समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया और 30% ने अपने लिंग को जो है महिला के तौर पर उल्लेखित किया है। तो कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक मान लीजिए कक्षा में जो है कितना छात्र दिया गया है, 60 छात्र है टोटल। और परसेंट में जो है छात्रों का जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो किसी भी कक्षा में छात्रों की संख्या हमेशा कुल कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% में से 65% लोगों ने बताया कि मैं मेल हूँ यानी कि पुरुष हूँ, और 30% लोगों ने बताया कि मैं महिला हूँ। तो कुल जो है यहाँ पर अपने जो है लिंग को डिफाइन करने वाले कुल कितने प्रतिशत है, तो यहाँ 65% और यहाँ पर 30%, यानी कि कुल मिलाकर 65 + 30 यानी कि 95% लोगों ने अपने लिंग को डिफाइन किया है। लेकिन टोटल कितने छात्र थे, 100%। तो 100% में से 95% ने अपने लिंग को डिफाइन किया। लेकिन कितने प्रतिशत ने लिंग को डिफाइन नहीं किया, तो 100 - 95 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5%। 5% लोगों ने ये नहीं बताया कि वो पुरुष है या फिर स्त्री है। तो हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, कुल 60 छात्रों का 5% निकाल लेंगे। परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 100। यहाँ पर से 1 0 चला गया। 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार में चला जाएगा। 2 से 60 को काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। यानी कि कुल 3 छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने लिंग को उल्लेख नहीं किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि समीकरण 2x + 3y + 11 = 0 है और 6x + ky + 33 = 0 है, समपाती रेखा यानी कि कोइंसिडेंट लाइन को निरूपित करती है, तो k का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोइंसिडेंट लाइन यानी कि यहाँ पर आपसे कहने के लिए ये आपको प्रश्न में आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक लाइन जो है ये दूसरे लाइन के क्या है, ओवरलैप करता है। यानी कि एक लाइन पर ही क्या है, दूसरा लाइन है। यानी कि दोनों लाइनें जो है क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया होगा कि जब दो इक्वेशन के लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तो आपका जो है इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाता है, A1/A2 बराबर आपका क्या हो जाता है, B1/B2 = C1/C2 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब दो इक्वेशन एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं तो ये आपका बनता है। यहाँ पर से तो इस फार्मूला से जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार जो आपसे पूछ लिया जाता है कि जब दो इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि हाउ मेनी सॉल्यूशन when two equation has overlapped each other। तो यहाँ पर जो आपका कितना हो जाएगा, कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन आपका होता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल होंगे यहाँ पर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब दो इक्वेशन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे तो अनंत सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है एक लाइन में आपका ये प्रश्न भी कभी कभार बन जाता है। एनटीपीसी में ही पूछे जा सकते हैं ये वाले। तो इस इक्वेशन से जो हम लोग क्या बना सकते हैं, इस मैथ को बना सकते हैं। तो यहाँ पर A1 कितना है, 2 है, और यहाँ पर से A2 कितना है, 6 बराबर B1 यहाँ पर कितना है, 3 है, और B2 यहाँ पर कितना है, K है। तो बटा K हो जाएगा। C1/C2 हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर पुट करने पर ही आपका K का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से 2 तिया कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो K बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा।
तो ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि कितना सॉल्यूशन होता है। वैसे तो यहाँ पर जो आपके 3 तरीके के होते हैं, एक तो आपका हो जाता है 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक हो जाता है कि आपका 2 इक्वेशन आपके एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, और एक आपका हो जाता है कि 2 इक्वेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर होते हैं। ये आपका 3 तरीके से बनता है। तो आपका जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब 2 इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो 1 सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? 1 सॉल्यूशन बनाता है। और जब 2 इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वो कितने सॉल्यूशन बनाते हैं? तो 0 सॉल्यूशन बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 0 सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ बता दिया। जब ओवरलैप करेंगे तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे तो 1 सॉल्यूशन, और जब एक दूसरे के ऊपर यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होंगे? 0 सॉल्यूशन होंगे। तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है? ये सारे संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो जब इस तरीके के फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है तो एचसीएफ आपसे निकालने के लिए जब बोला जाता है तो ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे? एचसीएफ ले लेंगे, और नीचे वाली संख्या का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो पूरे फ्रैक्शन का जो नंबर है उनका एचसीएफ आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, तो 2, 4, 8, 10 का एचसीएफ कितना होगा? 2। और नीचे हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है 3, 9, 15, 21 का। तो चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 21, 21 में 3 आ गई तो 15 का यहाँ पर 5 लिख देंगे। 9 इसमें 3 आ गया तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 तो पहले से ही यहाँ पर है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा आपका? 21, 25, 105, 105 दिया तो 5 दिया 15 यानी कि 315। तो 2 बटा 315 ये सारे जो आपका फ्रैक्शन में जो नंबर दिए गए उनका ये एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने जो है 15,000 प्रति माह के किराए पर जो है घर लिया। अजय 1 महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी जो है काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 रुपये भुगतान करने का फैसला किया। सुनील जो है पूरे महीने इसी घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया भुगतान करने का फैसला करता है जितने दिन वे इस घर में रहते हैं, तो किराया में जो अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्या बोला गया कि टोटल जो है रुपये कितने हैं? तो 15,000 रुपये है जो कि किराया है। तो यहाँ पर कौन कौन लोग हैं? अजय है, फिर आपके कौन से? सुनील है, फिर कृष्णा, फिर आपके कौन से? सुमित है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि अजय जो है कितना दिन रहता है? तो 15 दिन रहता है। और सुनील यहाँ पर बोला गया कि सुनील जो है पूरे महीने घर में रहता है, यानी कि ये सुनील जो है पूरे महीने यानी कि इससे दुगना यानी कि 30 दिन रहता है। और ये दोनों कुणाल और सुमित जो है दोनों मिलकर कितने दिन रहते हैं ये तो नहीं बताया गया क्वेश्चन में, लेकिन ये बता दिया गया कि दोनों मिलकर जो है किराए के तौर पर वो 10,000 रुपये दे देते हैं। अगर टोटल किराया 15,000 रुपये 1 महीने का बनता है तो कुणाल और सुमित मिलकर कुल मिलाकर 10,000 रुपये किराए के तौर पर दे देते हैं। तो यहाँ पर से जो है फिर बोला गया है कि ये जो अजय है और सुनील है एक दूसरे के जितना दिन रहते हैं उसी अनुसार क्या करते हैं? पैसा देते हैं। यानी कि ए अगर 15 दिन रहता है, ए यानी कि अजय अगर 15 दिन रहता है तो वो 15 दिन के हिसाब से पैसा देगा, और सुनील अगर 30 दिन रहता है तो 30 दिन के हिसाब से पैसा देगा। तो यहाँ पर जो इस तरीके का अगर क्वेश्चन को अगर बाय ऑप्शन बनाएंगे तो सबसे बेहतर तरीका से बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बोल दिया गया कि कुणाल जो है 10,000 रुपये, कुणाल और सुमित मिलकर 10,000 रुपया दे रहा है, यानी कि ये दोनों क्या दे रहे हैं? दोनों जो है आधा आधा रकम दे रहे हैं 10,000 का, यानी कि कुणाल और सुमित जो है बराबर रकम दे रहे हैं। ये आपका 1/3 दिया गया ऑप्शन में, यहाँ पर 2/9। तो ये दोनों तो यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे तो यहाँ पर 1/9 है, यहाँ पर 2/3 है, तो दोनों रकम बराबर नहीं है फ्रैक्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता। कुणाल और सुमित दोनों 10,000 दे रहे हैं और दोनों बराबर बराबर धनराशि दे रहे हैं, इसमें तो बराबर होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/4 है, यानी कि ये हो सकता है। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो ये दोनों आपका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन
फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अजय जो है, अजय और सुनील दिन के हिसाब से पैसे देते हैं, तो ये जो है अजय जो है जितना पैसा देगा उससे दोगुना पैसा कौन देगा? सुनील देगा। क्यों? क्योंकि अजय से दोगुना दिन सुनील रह रहा है। उस घर में अजय से दोगुना दिन सुनील में रह रहा है, यानी कि अजय जितनी राशि का भुगतान किराया के तौर पर करेगा, सुनील उससे दोगुना राशि किराए के तौर पर भुगतान करेगा। तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो अजय और सुनील का यहाँ पर तो राशि बराबर कर दिया, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर 1/9 है, ये क्या है? 2/9 है, तो ये क्या है? दोगुना राशि से भुगतान कर रहा है, क्योंकि 2 से गुना कर दिया गया तो 2/9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर आप इसे जो है, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो ये कभी भी जो है आपका पॉइंट में बहुत लंबा वैल्यू चला जाएगा, इसलिए अगर बाय ऑप्शन बनाएंगे तो बेहतर तरीका से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समय निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल जो है जितना प्रतिशत साधारण ब्याज लगा उसका क्या करेंगे? उससे 1 साल के साधारण ब्याज का भाग कर देंगे। जितना टोटल साधारण ब्याज लगा उसके अगर 1 साल के साधारण ब्याज के से माइनस कर दे, माइनस नहीं यानी कि भाग दे दे, तो क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। तो 50/6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, 2 से कट रहा तो काट लेंगे 25, यहाँ पर कितना 3 बार में, तो 8.1/3 ईयर, यानी कि इतना समय लगेगा 50% साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले जो है मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका नहीं, ये आपका सॉरी, ये जो आपका इस तरीके से यहाँ पर करे कि एक जो है ये आपका यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर आपको फिगर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा घन बना लेते हैं हम लोग, यानी कि क्यूब। तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा, ये आपका यहाँ पर, तो ये आपका क्या बन गया? एक घन यानी कि क्यूब बन गया। इसके अंदर क्या है? एक गोला यानी कि आपका एक क्या? स्फीयर है। इस तरीके से एक आपका क्या है? स्फीयर है। इस तरीके से आपका एक स्फीयर है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, किसके बराबर होगी? ये जो है इसके यानी कि घन के भुजा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? घन के भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पर से अगर घन की भुजा इसकी कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर से इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये अगर इसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास पूरा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है तो इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 21 का आधा यानी कि 21/2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हमें त्रिज्या पता है तो क्या निकल जाएगा? गोला का आयतन निकल जाएगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? 4/3 πr²। तो उसके आयतन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4/3। पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 21/2। r³ करना है तो 21/2 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 चला गया, 2 से काटेंगे 22 तो 11 बार में चला गया, 7 तिया 21, 21 से कट गया। आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से आपका आ जाएगा 21 का 441। 441 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से गुना कर लेते हैं हम लोग। 4 1 5 44 4 48, यानी कि 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी क्या आ गई? गोले की आयतन यानी कि वॉल्यूम आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 154/0.154 बराबर है 15.4/x के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा? 10। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपका? 1 2 3 1000। तो 154 चला गया। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 154 बटा नीचे कितना आ जाएगा? 10,000 यानी कि 10,000। तो डेसिमल में आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.0154। ये आपका क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का
शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा तो कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर से जो है टोटल स्टॉक कितना था 4 यूनिट, उनमें से 3 यूनिट को, कितने यूनिट को, 3 यूनिट को कितने पर 20% के लाभ पर बेच दिया गया। तो टोटल अगर 4 यूनिट था, 3 यूनिट बेच दिया गया तो बचा कितना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को फिर कितने में बेच दिया, तो 15% के लाभ पर बेच दिया। तो ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 20 तिया 60 प्लस 1 इंटू 15 करेंगे तो 15 बटा किससे भागा कर देंगे, ये जो रेशियो में जो ये स्टॉक का वैल्यू था उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 कितना होगा 4 होगा। हल करेंगे आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 60 और 15 कितना हो जाता आपका 75/4। तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी कि 19% आपका लगभग जो है 19% लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लाभ प्रतिशत लगभग में पूछा जा रहा है, ना कि पॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ए और बी का वैल्यू दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू, तो यहाँ पर से जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी, बी जो है असल में क्या है, बी असल में आपका 1/a है। क्या है, बी असल में आपका 1/a है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस 1/a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से वैल्यू, यहाँ पर से आपका वैल्यू आ जाएगा। हल करेंगे तो ए का वैल्यू √3 + 1 √3 - 1 है। कितना है आपका √3 + 1/√3 - 1, और 1/a का आपका कितना वैल्यू है, प्लस √3 - 1/√3 + 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये आपका होल स्क्वायर में बदल जाएगा। तो होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 2√3। यहाँ पर से भी आपका कितना हो जाएगा 4 - 2√3 बटा a - b, a + b है। तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, ये दोनों तो कट जाएगा, 4 4 8, 8/2, यानी कि a + 1/a का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, एक तरीके से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए -4। तो अगर a + 1/a का वैल्यू 4 है तो मैंने जो है पहले वाले वीडियो में शॉर्टकट बता रखा है कि इसका शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या होता है, x² - 2 होता है, या फिर a² - 2, जो भी आप याद रखना चाहे जिस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 4, 4 × 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करे जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात जो है 17:22 से कम होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये अनुपात कितना था 5:6, अब कितना है 17:22। तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 और 17 का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालकर ऊपर वाले रेशियो में गुना कर देंगे। तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 5 22, यानी कि 5 से क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30। ये आपका क्या हो गया नया अनुपात। यहाँ पर जो है कमी कितने देखने को मिल रही है, 25 से कितना हो गया 17, यानी कि 8 यूनिट की, और यहाँ भी कितने की 8 यूनिट की कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, घटाना है। तो 8 से जो भी संख्या 8 को जो भी बाई ऑप्शन से विभाजित करेगी वही आपकी क्या होगी, आंसर होगी। तो 4 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हो सकता है। 5 से डिवाइड कर रहा नहीं हो, यानी कि 5 जो 8 को 5 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो 8 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो सकता है। 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बोला गया है कि छोटी से छोटी संख्या माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 और 2 में छोटा कौन है, तो 2 छोटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर ऑप्शन में 2 नहीं रखे, यहाँ पर सिर्फ 4 रहता तो आपका 4 होता, लेकिन यहाँ पर 2 दे दिया गया है तो इससे छोटा ये है, तो आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 महीने के लिए 16% वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक साल का ब्याज कितने प्रतिशत लगता है, 16% लगता है। तो
त्रैमासिक यानी कि 3 महीने का ब्याज कितना लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में त्रैमासिक कितने बार आते हैं, यानी कि 3 मंथली, क्वार्टरली आपका कितने बार आता है, 4 बार आता है, क्योंकि 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने करके कितने महीने, टोटल 12 महीने 4 बार करके आते हैं आपके। तो आपके त्रैमासिक कितने बार आएंगे, टोटल 4 बार आएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक त्रैमासिक का ब्याज प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 4%, यानी कि 3 महीने में कुल कितना ब्याज लगता है, 4%। तो ये हमें क्या चाहिए, रुपये में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 12,000 का 4% कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपये क्या हो जाएगा, 12,000 का 4% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर उसके फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। पहले योग निकालेंगे, फिर उनका माध्य चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका माध्य यानी कि मीन आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करते चलते फिर उनका योग निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, फिर 8 छक 48, यहाँ पर सामने सामने गुना करेंगे, यहाँ पर 8 छक 48, फिर आपका कितना, 1498, यहाँ पर सामने गुना करना है, 11 8 88 और 9 3 27, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 8 3 24 7 31 3 4 2 6 6 9 6 15 15 8 23 23 2 25 3 28। इनका माध्य चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12 14 26 26 3 29 11 कितना होता है, 40। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 4 7 28, 1 आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर से 40 दूनी 80, यहाँ पर कितना बचा, 20, यानी कि 40 पचे 200, यानी कि 7.025। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया 1/4 1/4 इंटू 5 1/4 इंटू 5 इंटू 6 का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गुना करके पहले लिख देंगे। तो 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 20 6 कितना हो जाएगा, 120। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 20 120 का, तो 120 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 3 12, यानी कि 30, 20 6 120 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा, 30 36 1 37/120। भाग करेंगे तो डेसिमल में आपका कितना आ जाएगा, 12 0.12 3 36 10। तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग 0.31 आपका वैल्यू आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि धातु के घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की भुजाओं की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन यानी कि क्यूब में परिवर्तित किया जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, घन की भुजा की लंबाई निकालनी होगी। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ के आकार को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका घनाभ के जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये आपका आयतन हो गया, बराबर घन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर आपका हो जाता है भुजा का क्यूब यानी कि साइड क्यूब होता है। तो अगर इधर से क्यूब हटा दे, ये क्यूब होता है, अगर क्यूब को हटाकर इधर क्या कर दे, क्यूब रूट बना दे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को तोड़ लेते पहले हैं। 50 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 5 25 दूनी 50। यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, 8 5 40 इंटू 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर से 8 8 4 दूनी 8 यानी कि 1 8 बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर से 25 25 125 यानी कि 5 बाहर आ जाएगा। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर आ गई घन की भुजा की लंबाई। पूछा क्या जा रहा है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। 1600 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ABC ट्रायंगल में यानी कि त्रिभुज में DE पैरेलल क्या है, BC यानी कि समानांतर है,
और ए डी बाई डी बी है, ए डी कितना है 3 यूनिट और डी बी कितना है 5 यूनिट। फिर दिया गया कि ए सी की कुल लंबाई जो है कितनी है 5.6 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या जा रहा है, ए ई की लंबाई पूछी जा रही है। तो ये आपका एक तरीके से ये एंगल सिमिलर है, ये एंगल सिमिलर है, ये एंगल सिमिलर यानी कि समान है, और ये एंगल दोनों में कॉमन होने के कारण समान है, यानी कि ट्रायंगल ए डी ई किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। क्योंकि तीनों एंगल क्या है, समान है, तो एंगल से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ए डी ई सिमिलर होंगे किसके, ए बी सी के। तो जब सिमिलर हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए डी बटा ए बी। तो ए डी कितना है 3 यूनिट बटा ए बी पूरा कितना है 5 और 3 8 यूनिट। क्या होता है आपका, जब सिमिलर हो जाते तो इस तरीके से आपका होगा कि ए डी बटा ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ई बाई ए सी होगा। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते तो ये आपका रहता है। तो यहाँ पर ए डी कितना है 3, ए बी कितना है 5 और 3 8 यूनिट बराबर ए ई हमें क्या करना है, निकालना है। और टोटल जो है ए सी कितनी दी गई है, ए सी यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर दी गई। हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 से काटेंगे तो 0.7। तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 0.7 में से, तो 2.1 सेंटीमीटर ए ई की लंबाई आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको जो है कौन सी संख्या से जो है पूर्ण विभाजित होगी। जब इसका हल किया जाएगा तो कौन सी संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 3 पर पावर 61 यानी कि 61 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तिया 27। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 पे पावर 61 इंटू 27 3 30 9 1 10 यानी कि 40। 40 तो नहीं है ऑप्शन में, 30 है। तो 30 इसे जो है निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर 60 लिख सकते, इंटू 3 लिख सकते, इंटू 10 इंटू क्या लिख सकते, 4 लिख सकते। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 पे पावर 60 इंटू 10 दिया क्या लिख सकते 30 इंटू 4, यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो रही है 30 से डिवाइड हो रही है। तो ये भी पूरी संख्या क्या होगी 30 से डिवाइड होगी। जब इसका हल करने पर ये हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये 30 का गुणज है, यानी कि 30 से डिवाइड होगी, तो ये पूरी संख्या भी 30 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या के 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले जो है कितना किससे गुना करना था 4/3 से, लेकिन गुना कितने से किया गया 3/4 से। तो ये आपका क्या था इनिशियल था, ये आपका क्या था फाइनल था। तो गुना क्या करेंगे, क्रॉस यहाँ पर गुना कर देंगे एक दूसरे से। तो इनिशियल कितना हो जाएगा 4 चक 16 और फाइनल कितना हो जाएगा वैल्यू 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी कि कितने की त्रुटि यानी कि कमी देखने को मिली है, 16 से 9 हो गया, यानी कि 7 की कमी देखने को मिल रही है। कितने में से 16 में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 छक 96, और जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा लगभग यानी कि अप्रॉक्स में आएगा। तो 16 छक 96 यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.25%, यानी कि 7 छक 42 25 175, यानी कि 43.75% को हम लोग क्या बोल सकते हैं 44% बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नदी पर बनाया गया एक पुल जो है नदी तट पर जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ए सी, ये जो है यहाँ पर क्या नाम दिया गया है ए सी। तो ए सी की लंबाई कितनी है 150 मीटर। तो यहाँ पर ये जो है क्या है एक तरीके से परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर ये आपकी 90 डिग्री बना रही है। तो ये अगर 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी आपकी कितनी होगी 45 डिग्री ही होगी। यानी कि ये दोनों साइड क्या होगा बराबर होगा। तो अगर ये जो हाइपोटेनस अगर 150 मीटर है तो ये जो है इन दोनों भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 75√2 मीटर। कितना हो जाएगी 75√2 मीटर। और ये भी लंबाई अगर ए बी का भी पूछ लिया जाता तो वो भी आपकी क्या होती 75√2 मीटर ही होती।
अगर आप इसको बेसिक तरीक़ा से निकालने के लिए जाएंगे तो इसे कुछ समय के लिए यक्स मान लीजिए और ये भी आपका क्या होगा, यक्स होगा। तो इसका क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना, 150। हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 75 बार में चला जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका सॉरी यहाँ पर 150 को स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 150 का स्क्वायर होगा तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 का 225 यानी कि 1 शून्य और। तो यहाँ पर जो है आपका 1 शून्य और जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, ये आपका ये चला जाएगा 11 दूनी 22, 25 दूनी 50 यानी कि ये इतने बार में आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर से यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर से ये आपका यक्स का वैल्यू 75√2 मीटर आ जाएगा। जब आप हल करेंगे तो यक्स का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमें क्या करनी होगी, संख्या निकालनी होगी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, भाज इंटू शेषफल, भाज प्लस शेषफल कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। यानी कि 5 प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। तो संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। यहाँ पर फिर क्या करने के लिए बोला गया कि जब 8 के स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 88 कितना हो जाता है, 64/5। भाग करने पर आपका रिमाइंडर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 12×5 = 60 यानी कि 4 रिमाइंडर आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल 4 नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे बेहतर तरीका होगा इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए बाई ऑप्शन। तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन का जो है योग 17 आता है। तो 12×5 = 17 सही है, 9×8 = 17 सही है, 10×7 = 17 सही है, 11×6 = 17 यानी कि योग के हिसाब से तो सभी ऑप्शन सही होते हैं। लेकिन वर्ग के हिसाब से क्या आना चाहिए, 145। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। योग कितना होगा, 169। लेकिन 145 हमें चाहिए, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा चेक करेंगे तो 88 64। 9 नंबर कितना होता है, 81। योग यहाँ पर करेंगे तो 4 1 5 8 6 14 यानी कि 145। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चेक करके और देख सकते हैं, आपका नहीं आएगा। 100 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर तो 100, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 149 होता है, 45 चाहिए नहीं। 11 का 121, 6 का 36 कितना हो जाएगा, 6 1 7 12 3 15 157 नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। ए जो है गंतव्य तक पहुँचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो गंतव्य तक पहुँचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर जो है ए और बी के जो है चाल का यानी कि स्पीड का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5। और पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय, यानी कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि अगर चाल 4:5 है तो समय आपका 5:4 होगा। तो समय का अंतर यहाँ पर से कितने यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का, और मिनट में कितना दिया गया, 20 मिनट के बराबर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय कितना है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट है तो ए द्वारा लिया गया समय यहाँ पर कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 25 100 मिनट। लेकिन समय किस में चाहिए, घंटा में चाहिए। अभी तो मिनट में आया तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20 25 100 20 × 7 यानी कि यहाँ पर से 5/3 घंटे जो है आपके टोटल लगाते हैं ए के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 720 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक तो आपका हो जाता है कि बाय ऑप्शन से हल कर ले, एक आपका हो जाता है बेसिक। मैं दोनों तरीका से आपको बता देता हूँ। पहले जो है बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 720 में 3 गुना करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर 7 21 2 3 6 यानी कि 216। 2160 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। इंटू क्या करेंगे 720 आपका कितना आ जाएगा, 7 28 4 दूनी 8 यानी कि 2880। ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता।
6 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6 दूनी 12, 7 छक 42, 1 43, 4320 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होती है। अब क्या करेंगे 5 से 720 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 50, 7 5 35, 1 36, यानी कि 3600। 3600 जो है किसका स्क्वायर होता है तो 60 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो है क्या बन रहा है पूर्ण वर्ग बना रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बाई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे 720 का फैक्टर निकालेंगे। 720 को 72 इंटू 10 लिख सकते हैं। 72 को हम लोग तोड़ेंगे तो 72 का आपका कितना हो जाएगा 9 × 72, यानी कि 3 पर पावर 2 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो आपका टोटल जो है फैक्टराइजेशन करने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 पे पावर यहाँ पर 4, 3 पर पावर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 5 पे पावर कितना है 1 है। लेकिन यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग वाली संख्या चाहिए तो यहाँ पर तो पावर 4 है, यानी कि अंडर रूट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। 3 पर पावर 2 है, ये भी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन 5 पर पावर 1 है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगी। तो अगर इसमें ये जो 5 जो 1 पावर अगर इसमें खुद से हम लोग 5 गुना कर दे तो क्या ये पूर्ण संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से भी बाई ऑप्शन आपका यानी कि बेसिक से भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। तो आप चाहे तो बाई ऑप्शन बना सकते हैं या फिर बेसिक से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर जो है 16 cot A बराबर 12 दिया गया है, या इसका आपका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले cot A का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है 12/16। ये ऊपर वाला आपका क्या है बेस है, नीचे वाला क्या है परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 प्लस 144 400, यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 20। तो बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण भी पता है। तो अब क्या करेंगे पुट करेंगे साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 16/20 प्लस कॉस में बेस आपका कितना होता है 12 और हाइपोटेनस कितना है 20। इसे क्या करना है इसी को सिर्फ माइनस कर देना है नीचे, यानी कि 16/20 माइनस 12/20। हल कर लेते एलसीएम तो आपका 20 हो जाएगा, 16 12 कितना हो जाता है 28। नीचे भी एलसीएम 20, 16 में से 12 गया 4, 20 आपका यहाँ पर से कट गया, 4 से काटेंगे 28 तो 7 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपनी जो है नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपये है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर जो है कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य जो है खुद में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो यहाँ पर जो है अंकित मूल्य रुपये में कितना दिया गया 75,200, उसका जो अंकित मूल्य कितना था 100%, लेकिन उसका पे छूट कितना दिया गया 5% का छूट दिया, यानी कि 100 में 5 माइनस यानी कि 95% में उसे क्या कर दिया गया बेच दिया गया। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा 100, 2 शून्य चला गया। हल करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा तो 752 इंटू क्या कर देंगे 95, तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 5 25 और 18, तो 8 5 13 यानी कि 1, तो 44 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर से आ जाएगा 7 5 35, 9 5 45, 35 और 45 आपका हो जाएगा 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा 84, 8 तो 9 7 63, 63 8 कितना हो जाएगा 71, यानी कि यहाँ पर 71440 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 जो है उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो टोटल उत्तीर्ण कितने संख्या हुए 352, कुल कितने में से 370 में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, सॉरी 370 है 372 नहीं 370। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0 चला गया। 37 से तो आपका कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हल करेंगे, यानी कि 37 को किससे भाग करेंगे, यानी कि किसको भाग करेंगे तो 35 20 को भाग करेंगे, 35 और 20 को। यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 9 बार में पहले तो 9 से 63, 3 6 9 3 27 और 6 33। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 9 3 12, 4 में से 3 गया 1 0। यहाँ पर से आप 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा 185, बचता कितना 5।
यानी कि लगभग में आपका जो है प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा लगभग प्रतिशत 95%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर जो है निम्नलिखित वितरण के लिए P का अनुपस्थिति मान ज्ञात करें जिसका माध्य 12.58 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो है सामना सामनी पहले गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद योग निकाल के क्या करेंगे, इसके माध्य के कुल योग से माइनस करेंगे। तो पहले जो है यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले जो है कुल योग निकाल लेते। तो कुल योग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना दिया गया है, तो योग पहले करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 8 2 10 10 5 15 15 और 12 कितना हो जाता है आपका 15 12 37 37 और 7 आपका कितना हो जाएगा 44 44 और 6 कितना हो गया 50। यानी कि 12.58 में से 50 को गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा 100। 50 से 100 काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, ये आपका 6 29 दूनी 58। यानी कि पूरा जो है योग कितना आ गया 629। उनमें से क्या करेंगे, इससे इस वाले को छोड़कर बाकी संख्या को सामने सामने गुना करके उसका योग निकाल कर क्या करेंगे, इसमें से पहले माइनस करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 8 25 कितना हो जाएगा 40, 10 8 80, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी कि 264। यहाँ पर से 20 चौक 80 और यहाँ पर से कितना हो जाएगा 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर ऊपर की ओर जोड़ लेते तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर 4 आपका हो गया, 5 1 6 4 10 और 18 18 8 आपका कितना हो गया 18 8 आपका 26 26 दूनी कितना हो जाएगा 52। यानी कि 524 क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 4 9 0 105। 105 को क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 5, 5 यहाँ पर सॉरी 5 नहीं 7 है, तो 7 से यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू यहाँ पर से आपका आ जाएगा 7 7 1 3 बचा तो 7 5 35, यानी कि पी का वैल्यू 15 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एफ एक्स जो है ये दिया गया है कि शून्य इस तरह है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो आपका असल में होता है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, सम ऑफ रूट होते हैं। क्या होते हैं आपके, सम ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स होते हैं। यानी कि ये असल में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5। तो अगर अल्फा प्लस बीटा का मान -5 है तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले दोनों का योग करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा बराबर +1 -5 यानी कितना हो जाएगा -4। तो अल्फा बराबर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -2। बीटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो बीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसी भी इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला में वैल्यू पुट कर देते तो अल्फा अगर -2 तो उधर भेजेंगे तो +2। तो यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा -2 माइनस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3, क्योंकि -2 इधर भेजेंगे तो +2 तो 2 1 3, तो बीटा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा पता चलेगा, के का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये जो के असल में वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। क्या होते हैं आपके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। यानी कि असल में आपका अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है -3 है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी कि के का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान करते हैं तो राजेश का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति के बीच किसी राशि का वितरित किया जाता है तो हमेशा उनकी कार्य क्षमता के आधार पर उस राशि का वितरण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है राजेश जो है कितना समय में कार्य करता है, तो 4 दिन में।
महेश कितना समय में कार्य करता है, 3 दिन में। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ये आपका समय का अनुपात है। समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता, यानी कि टाइम का उल्टा इफिशियंसी। तो अगर समय का अनुपात 4:3 है तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3:4। इसी अनुपात में क्या किया जाएगा, राजेश और महेश को जो है इसी अनुपात में राशि बांटी जाएगी। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट, बराबर कितना हो जाएगा, 350 रुपये। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 रुपये। तो किसका पूछा जा रहा है, राजेश का। तो राजेश का यहाँ पर जो है कितना जो है राशि है, 3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपये है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 या 150 रुपये। तो राजेश का हिस्सा 150 रुपया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बस जो है 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, पहले जो है चाल निकाल सकते हैं। तो चाल यहाँ पर स्पीड, स्पीड बराबर क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये स्पीड निकालने का आपका फार्मूला होता है। तो हमें तो स्पीड ही चाहिए। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर। समय कितना दिया गया, 20 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो है दूरी किलोमीटर में, तो समय भी घंटा में होना चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे। 20 तिया 60 में चला जाएगा, 3 ऊपर गुना हो जाएगा। तो 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, उसकी असल यानी कि वास्तविक चाल आ गई। लेकिन बोला गया कि यहाँ पर जब उसके चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाती है, यानी कि पहले अगर 15 था तो अब कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अब वो उसकी चाल हो गई। तो इतनी ही दूरी को, यानी कि 5 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, चाल समय ही चाहिए। तो समय दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। अब नया चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या चाहिए, समय मिनट में चाहिए। तो लेकिन ये जो समय आएगा किस में आएगा, घंटा में आएगा। तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। तो आपका समय किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो हल करेंगे तो 12 पच्चीस 60, आपका कितना आ जाएगा समय, 5 पच्चीस 25 मिनट आपका यहाँ पर से बस द्वारा लिया गया नए चाल के अनुसार समय, तो 25 मिनट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आप क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। तो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो हमें करना कुछ नहीं है। ये जो चारों संख्या दी गई है उनका क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या 32 लिए हम लोग। तो यहाँ पर 24 में तो 8 पहले इसमें आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। 16 तो इसमें आ गया पहले ही आपका, 12 4 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, यानी कि एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 32 × 3 यानी कि 96 इन चारों संख्याओं की एलसीएम होगी। तो यही आपकी क्या होगी, और छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन चारों द्वारा विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह संख्या, यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 की योग के बराबर आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या है। तो संख्या को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यक्स। संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया, यक्स। तो यक्स का पहले बोला गया कि 2/3, यानी कि यक्स के 2/3 में जब 70 घटाया जाता है तब परिणाम कितना आता है, तब परिणाम जो है 30 और उसी संख्या के 1/4 के इन दोनों के योग के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2x/3 है, ये x/4 है। यानी कि एक तरफ यक्स का वैल्यू कर लेते हैं इस तरीके से कि 2x/3 माइनस x/4 बराबर 70, उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 30 100। यहाँ पर से एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 100। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 बार में चला जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240 वह संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर x y z का वैल्यू दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है, x² + y² + z² का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का यहाँ पर वैल्यू दिया गया, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से r²
इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस जेड स्क्वायर करना है तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हल करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का हल करेंगे। इन दोनों में हम लोग क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका 1 गुना करने पर कितना बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए ही बचेगा। तो इतना का वैल्यू कितना आ गया इतना प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या है कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों में क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर फिर से आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा आर स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिए गए, यहाँ पर स्टूडेंट के नाम दिए गए और सभी सेमेस्टर में उनके जो है प्रतिशत, यहाँ पर ABCDE द्वारा जो है प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। ये नंबर नहीं दर्शाए गए, उनके प्रतिशत दर्शाए गए यहाँ पर से। तो ये जो है स्टूडेंट के नाम है और प्रत्येक सेमेस्टर में उनके जो है प्रतिशत अंक दिया गया है ग्राफ में। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस छात्र के पहले यानी कि फर्स्ट सत्र में जो है प्राप्त अंकों का प्रतिशत सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत के निकटतम है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सभी छात्रों ने जितने जितने प्रतिशत अंक लाए उनका पहले क्या करेंगे योग निकालेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे और देखेंगे कि किनका औसत से ये बराबर हमें देखने को मिल रहा है लगभग में। यहाँ पर पहले इनका योग आपका कितना आ जाएगा 5 4 9 9 9 18 6 कितना होगा 24 हाथ में 2, फिर यहाँ पर से 7 5 12 4 16 5 21 6 27 और 2 कितना होगा 29। टोटल कितने स्टूडेंट है 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 9 5 ने 5 5 25 4 बचा, कितना बचा आपका 4 बचा। यहाँ पर से कितना हो जाएगा 25 8 40 25 8 40, यानी कि लगभग में इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 59% बोल सकते हैं। तो 59% किसका था डी वाले छात्र का था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ग्राफ आपका सेम है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 6 सत्रों के लिए ए और ई के जो है कुल प्राप्त अंक प्रतिशत का लगभग जो है परिपूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका ए वाले जो है टोटल जितने सेमेस्टर है उनका क्या करेंगे औसत निकाल लेंगे और ई वाले जो है जितने सेमेस्टर है उनके अंकों का जो है यानी कि प्रतिशतों का औसत निकालेंगे, उनका अंतर फिर निकाल लेंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो औसत निकालने के लिए पहले इनका क्या करेंगे योग निकालेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 9 4 13 13 3 16 16 8 24 24 2 26 6 कितना हो जाता है आपका 32 3, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 7 5 35 35 और 8 आपका कितना हो जाएगा 35 और 8 आपका 43 और 3 कितना होगा 46। टोटल कितने सेमेस्टर है 6। फिर जो है ई का निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 6 12 12 1 13 13 1 14 14 9 23 23 और 2 आपका कितना हो जाता है 25 हाथ में 2 7 दूनी 14 6 20 20 और 16 36 36 और 9 आपका कितना हो जाता 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 बटा टोटल 6 सेमेस्टर है दोनों का अंतर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 8 5 13 13 बटा 6%, यानी कि जो आपका अंतर जो आना चाहिए वो किस में आएगा लगभग यानी कि अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स में आपका लगभग कितना आ जाता है 2%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर जो है ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्त अंकों के प्रतिशत सुधार जो है परिलक्षित, उस सत्र के दौरान प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार जो है परिलक्षित किसमें हुआ है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है सत्र पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन से सत्र में सबसे बेहतर जो है क्या हुआ सुधार हुआ है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा सत्र दिया गया, दूसरा दिया गया, यानी कि पहला तो होगा भी नहीं आपका, दूसरा तीसरा, चौथा नहीं दिया गया ऑप्शन में, यानी कि चौथा नहीं हो सकता। तो हमें जो है यहाँ पर कौन कौन सा चेक करना है,
दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठा चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल कितना सुधार देखने को मिला, यहाँ पर तो खराब आपका हो रहा है। तो यहाँ पर कितना का कमी यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर कमी हो गई, यहाँ पर 6 की कमी हो गई, -6 प्लस यहाँ पर अगला बार में प्लस हो रहा है कितने का, 9 8 17 का। फिर क्या हो रही है, प्लस हो रही है कितने की, 7 की। फिर प्लस हो रही, प्लस नहीं माइनस हो रही है, कितनी हो रही है, माइनस। फिर कितनी हो रही है, फिर से माइनस हो रही है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -1 नहीं हो रही, -5 हो रही है। तो कितनी हो जाएगी टोटल यहाँ पर से, 17 7, यहाँ पर 7 7 14, 24 में से 5 1 6 6 12 गया, तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि दूसरा का यहाँ पर जो है कितनी की वृद्धि हो रही है, मात्र 12 की हो रही है। अब क्या करेंगे, तीसरा का चेक करेंगे। यहाँ पर तीसरे में यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने की, यहाँ पर आपकी 69 से यानी कि 79 से 73 हो गई, तो 6 की कमी देखने को मिल रही है। फिर जो है 51 से 68, तो वृद्धि हुई, 9 8 17 की वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर कितनी हो गई, 7 की वृद्धि। फिर अबर जो है 1 की कमी देखने को मिल रही है। फिर जो है वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि ने फिर से कमी हो रही है, कितनी की, 76 से 71 हो गई, यानी कि 5 की कमी। तो कितने की टोटल वृद्धि हुई आपकी, 17 7 24, 24 में 5 1 6 6 6, फिर से जो है आपकी 12 की मात्र वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर से जो अगला चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से तीसरा आपका कौन सा चेक करना है, पाँचवा चेक करना है। तो पाँचवा का यहाँ पर वृद्धि कितना हो जाएगा, 78 से 72, यानी कि कमी हो रहा है। 53 से 72 हो गया, तो 60 12 7 19 की वृद्धि, प्लस 52 से 60 तो 8 की वृद्धि, 57 से 59 तो 2 की वृद्धि, 81 से 89 तो कितने की, 8 की वृद्धि। तो टोटल कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर, तो 13 और 8 21 और 2 23 और 8 आपका कितना होता है, 31। यानी कि अभी तक फिलहाल जो है सबसे अधिक वृद्धि पाँचवें वाले में देखने को मिल रही है। छठा वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर से। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 14 की वृद्धि देखने को मिली है, यहाँ पर कमी हो रहा है कितना का, 3 का। फिर 60 से 66 तो 6 की वृद्धि, अबर में कमी हो रही है। फिर जो है यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि कितने की, 3 की। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई, 14 6 20 और 3 23, 23 में से 3 गया, 20 में से 2 गया, 18, यानी कि 18 की वृद्धि हो रही है। तो सबसे अधिक वृद्धि किस में हो रही है, पाँचवें वाले सत्र में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर जो है ग्राफ से में क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा। तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर 6ठे सत्र तक जो है सबसे अधिक सुधार किस में, यहाँ पर 74 से कितना हो गया, 86 हो गया। यानी कि ए वाले में जो है कितने की सुधार देखने को मिल रही है। पहले जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे सुधार प्रतिशत सबसे अधिक किस में देखने को मिल रही है, 74 से 86, यानी कि कितना हो रहा है, 8 6 6 12% की हो रही है। बी में जो है कितने की हो रही है, बी में आपकी हो रही है 55 से कितनी हो गई, 69, यानी कि 9 5 14% की। सी में कितने की हो रही है, 40 से 66 हो गई, यानी कि 16% की। क्योंकि अंतिम और शुरुआत और अंतिम का हमें देखना है। तो यहाँ पर फिर जो है ई चेक करेंगे। तो ई जो है 66 से कितने हो गए, 92, यानी कि 70, तो 22 और 4 कितनी हो गई, 26 हो गए। यहाँ पर सी 40 से 66 हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए, 26। तो यहाँ पर दोनों जगह जो है अंतर करने पर 26% की वृद्धि देखने को मिली। यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दोनों आपका प्रतिशत सेम वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन जब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 26% की वृद्धि किस में देखने को मिली है, सी में 40 में, यानी कि 26/40 इंटू 100 करेंगे। लेकिन ई में जो है 26 की जो वृद्धि है किस में देखने को मिली है, 66 में, इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू किसका सबसे ज़्यादा अधिक आएगा, तो इसे सी वाले का अधिक आएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।